दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 4 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए गए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर आपको टोटल 6 किताबें दिख रही होंगी और ये नीचे की किताबें दोस्तों लेखपाल परीक्षा के लिए है जो कि मेरे हाथ में अभी है। ये देखिए लेखपाल परीक्षा के लिए ये 4 सीरीज में दोस्तों किताबें लॉन्च हुई थी जिसमें 25-25 नंबर के जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, जैसे ग्रामीण विकास हो गया, हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य गणित हो गया। तो इसके लिए अलग अलग किताबें मात्र 400 रुपए में दोस्तों ये किताबें बिना किसी डिलीवरी चार्ज के आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा ये ऊपर की जो किताबें दोस्तों ये बाय वन गेट वन पे है, यानी एक वीडियो की किताब के ऊपर दोस्तों आपके लिए एक किताब निःशुल्क दिया गया। ये किताब जो है दोस्तों ये मॉडल टेस्ट पेपर की किताब है। इसमें आप अपने परीक्षा के समय जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया है इसको दे करके आप अपनी स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये किताब ये है ये साथ में, ठीक है। तो ये किताब भी आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से, या आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल पर जाकर इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत है, समस्या, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करिए, संपर्क करिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्टडी 91 टीम की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। चलिए आते हैं दोस्तों सवालों के श्रृंखला पर और पढ़ते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना? जी हां दोस्तों, कौन बना या कौन बन रहा दोस्तों सब्जी उत्पादक राज्य? तो याद रखें दोस्तों, कई टन के अंतर से दोस्तों उत्तर प्रदेश याद रखेगा पहला स्थान अभी प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश का यहां पहला स्थान है, ध्यान दीजिएगा, और पश्चिम बंगाल का याद रखेगा दूसरा स्थान है। इसके पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता था, अभी पीछे हो गया। अभी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल करता है। नंबर 3 पर दोस्तों याद रखेगा, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश है नंबर 3 पर, याद रखेगा। नंबर 4 पर दोस्तों 4th रैंक है दोस्तों बिहार का, चौथे स्थान पर बिहार राज्य है, और 5वां स्थान है दोस्तों आपका किसका? महाराष्ट्र का, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। सब्जियों के उत्पादन की बात कर रहा हूं, सब्जियों के उत्पादन की बात कर रहा हूं। अगर मैं यही बात करूं दोस्तों फलों के उत्पादन का, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात कर दूं यहां पर फलों के उत्पादन का, फलों के उत्पादन में, तो याद रखेगा फलों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो याद रखेगा यहां पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का फलों के उत्पादन में पहला स्थान है। ये सभी डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि परीक्षा में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा फलों के उत्पादन में ये और सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये लाइन आप पढ़ लीजिए, जो बातें मैंने बताया इसको देख लीजिए। आगे की स्लाइड में दोस्तों यही सारी बातें लिखी गई हैं, आप चाहें तो यहां पीडीएफ डाउनलोड करके इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर से जुड़े जो अच्छे सवाल हैं जरा उन पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हाल फिलहाल में करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर का पढ़ा। तो पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत में शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश है। और शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तब क्या बताएंगे? याद रखेगा तब आप कहिएगा आंध्र प्रदेश है। एक सवाल दोस्तों और मैं पीछे बता देना चाहूंगा, अगर मान लीजिए एक सवाल ये पूछ दिया कि वजह सब्जियों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, सब्जी उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहा जाता है ना। अच्छा, दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। और उसी तरह से याद रखिएगा फलों से संबंधित होता है पोमोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? पोमोलॉजी किससे संबंधित होता है? पोमोलॉजी ये फलों से संबंधित होता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैंने कई बार देखा कि आपकी परीक्षा में इस तरह के पॉइंट भी आते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल तो होगा। दूसरा सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सबसे ज्यादा वृद्धि मजदूरी वृद्धि दर करने वाला दोस्तों राज्य कौन है? तो गोवा ने सबसे ज्यादा मजदूरी वृद्धि दर किया। मैं पूछूं अगर आपसे कितना किया, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 7.14% की वृद्धि किया है, ठीक है। जबकि बाकी जो राज्य हैं दोस्तों वो 4 से 5% का ग्रोथ दिए हैं, गोवा ने 7.14% का ग्रोथ दिया है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में चर्चा में रहा बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेगा बैगनी क्रांति के माध्यम से देश के अंदर दोस्तों याद रखेगा सुगंधित पुष्प है जिसका नाम है लेवेंडर। तो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों बैगनी क्रांति शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 550 टन के गोवर्धन
गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? ये उद्घाटन दोस्तों वर्चुअली किया गया और इंदौर में किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, इंदौर में किया गया। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का जो लक्ष्य रखा है, तो याद रखिएगा 2024, बहुत करीब है दोस्तों कि 2024 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्र में हर तरह से जहां जहां भी डीजल का इस्तेमाल होता है उसे हम चेंज कर देंगे और सौर ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर देंगे। यह सरकार का प्लान है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो जीवा कार्यक्रम में नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं, ठीक है। छोटे किसानों को खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि उड़ीसा राज्य ने दोस्तों अभी फाओ के साथ एक जो है वो बनाया है, एक समझौता किया, किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र खाद्य विकास कार्यक्रम के साथ, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। उड़ीसा ने समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों जीरो टीलेज टेक्नोलॉजी। क्या दोस्तों? तो ये कृषि सिंचाई से संबंधित एक टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया है और यह जीन बैंक का उद्घाटन उन्होंने दिल्ली में किया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र सरकार द्वारा अगर की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो अगर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है त्रिपुरा राज्य में। इसी तरह से कयर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है गोवा वाले क्षेत्र में, कोंकण क्षेत्र में। कयर उद्योग क्या दोस्तों? ये नारियल के जो छिलके होते हैं उनसे रस्सी बनाने का काम है दोस्तों। कयर उद्योग विकसित किया जा रहा है, तो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दोस्तों नियुक्ति से संबंधित है। हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पदों पर अपॉइंट किया जाता है, तो जब कभी नियुक्ति का सवाल आता है तो मैं इस तरह के कूट आपको देता हूं कि पिछली 4-5 नियुक्तियां आप जरा अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके पहले क्या पढ़ा था, ताकि भूले ना, चीजें आपको याद रहे। सवाल आज का है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप जीएसआई कहते हैं दोस्तों, जानते होंगे जीएसआई के बारे में। तो ये जो जीएसआई है, जीएसआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? याद रखें दोस्तों, इस जीएसआई का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर एस राजू को। किसे चुना गया? डॉक्टर एस राजू को चुना गया। भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो भुगतान परिषद का दोबारा अध्यक्ष चुना गया। पहले भी विश्वास पटेल अध्यक्ष थे और अभी भी फिर से दोबारा उन्हीं को अध्यक्ष चुना गया। वन अनुसंधान संस्थान जो आपके देहरादून में है, वहां पर चुना गया डॉक्टर रेणु सिंह को। और भारतीय बैडमिंटन संघ में चुना गया हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है। तो यहां पे जो मैचिंग बना दोस्तों, क्या बना? पहला बना सी, दूसरा बना ए, तीसरा बना डी और चौथा बना बी। तो CADB आपका सही जवाब हो जाएगा। CADB यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही जवाब है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। जीएसआई का भी निदेशक किसे बनाया गया दोस्तों? याद रखेगा, डॉक्टर एस राजू को बनाया गया। और ये आरएस गरखल का स्थान दोस्तों ग्रहण करने वाले हैं। ये भी चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दिया, बाकी की बातें यहां पर लिखी गई हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। हम जो अपना समय देते हैं ना, हम देते हैं कि हाल फिलहाल में पिछले 10, 15, 20 दिनों में, पिछले 1 महीनों में किन किन व्यक्तियों को किस किस पद पर अपॉइंट किया गया, जरा वो निकाल करने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल है भारतीय भुगतान परिषद। आज वाला देखिए छोड़ दिए, पीछे का रिपीट करा रहा हूं। भारतीय भुगतान परिषद जो है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जिसे आप बोलते हैं दोस्तों, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PCI इसको बोला जाता है, उसका अध्यक्ष चुना गया विश्वास पटेल को, भी दोबारा चुना गया। और दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यहां चुना गया डॉक्टर रेणु सिंह को, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में हिमंता बिस्वा शर्मा जी को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो महानिदेशक चुना गया, ये चुना गया किसे दोस्तों? तो याद रखेगा, गिलबर्ट होंगबो को चुना गया, गिलबर्ट होंगबो को। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार चुना गया दोस्तों विनोद जी खंडारे साहब को। किसे? विनोद जी खंडारे को। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में चुना गया दोस्तों, किसे CEO चुना गया? प्रशांत झावेरी को। याद करो, बार बार हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं, मैं तो इसीलिए ऐसी चीजें पढ़ाता हूं ना कि आपको बार बार पढ़ाऊंगा तो रिकॉल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ठीक है, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? वही अजय भूषण पटवर्धन जी को, ठीक है, उसको याद रखेगा। अजय भूषण पटवर्धन, अजय भूषण पांडे जी को, ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में 4 धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखेगा जस्टिस AK सीकरी साहब बने हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण में किसे चुना गया? देवाशीष पांडा, मित्रा नहीं, देवाशीष मित्रा को ICI में चुना गया है और देवाशीष पांडा को IRDA में चुना गया, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कहते हैं,
याद रखेगा। दुनिया की जो FATF है दोस्तों, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर दोस्तों नियंत्रण रखती है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका अध्यक्ष चुना गया सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को। तो एक बार आप अच्छे से रिवीजन करिए। और करंट अफेयर देखिए, पढ़ने का मतलब क्या होता है? करंट अफेयर पढ़ने का मतलब यह है कि पढ़ने की बहादुरी नहीं है, बहादुरी इसकी है कि आपको कितना याद हुआ, क्योंकि परीक्षा में यही मायने रखता है। आपने कितना पढ़ाई मायने नहीं रखता है, आपको कितना याद है मायने ये रखता है, ठीक है। और विश्वास कीजिए, अगर स्टडी 91 से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर की क्लासेस याद होंगी, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। करा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021, यार चल 2022 रहा है, गेम 2021 का है। हाँ 2021 का है, क्यों? क्योंकि इसे वर्ष 2021 में कोविड की वजह से स्थगित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों? स्थगित कर दिया गया था। तो अब यह इस बार खेला जाना है, इसीलिए दोस्तों हम इसको खेलो इंडिया, अब देखिए इसको शॉर्टकट में लिखेंगे दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, KIUG बोलिएगा दोस्तों, याद रखेगा, ये इसका शॉर्टकट फॉर्म है। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन हो रहा है। अगर मैं KUG की शुरुआत की बात करूं कि कब से यह KUG शुरू हुआ है दोस्तों, सॉरी KIUG शुरू हुआ है, तो याद रखेगा इसका पहला संस्करण 2020 में खेला गया था। और पहले संस्करण की मेजबानी किसने किया था दोस्तों? ओडिशा ने किया था। और अब जाकर ये दूसरी बार हो रहा है, ये पहली बार हुआ था याद रखेगा, अब ये दूसरी बार हो रहा है दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और 2021 में इसका जो आयोजन होना है दोस्तों, ये आयोजन होना है कर्नाटक राज्य में। कहां होना दोस्तों? कर्नाटक राज्य में होना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बात और याद रखें दोस्तों, कर्नाटक में इसका शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखेगा इसका शुभारंभ किसने किया है? तो जो हमारे खेल मंत्री, और खेल मंत्री का नाम क्या है दोस्तों? हमारे खेल मंत्री का नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। क्या नाम है? अनुराग सिंह ठाकुर नाम है। तो याद रखिएगा इन्होंने इस खेल की शुरुआत किया है। हाँ, इस मौके पर वहां के जो CM हैं कौन है दोस्तों? बोम्मई, बसवराज बोम्मई। और वहां के जो राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, ये लोग भी वहां मौजूद थे, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये 2021 वाला 2022 में खेला जा रहा है, बट होगा दोस्तों कर्नाटक में। अच्छा कब होगा? तो अप्रैल लास्ट से शुरू होगा और मई तक चलेगा दोस्तों। इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच में दोस्तों एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसी समय इसका शुभंकर वगैरह भी लॉन्च किया गया, तो भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, इवेंट एंड समिट से संबंधित बात हो गई। कोई न कोई इवेंट है, एक तरह का इवेंट गेम भी है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कर्नाटक में किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के पहले चरण का आयोजन कहां पे किया गया? तो पहला चरण आंध्र प्रदेश में, अगला चरण तेलंगाना में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। मोदी जी अभी वर्चुअली इसमें जो है हिस्सा भी लिए। अच्छा, इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो 7 देशों का समूह है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में स्थित देश हैं, 7 देश, उनका समूह है। और इस बार बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? श्रीलंका कर रहा है, याद रखेगा। हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहां पे किया गया? तो याद रखेगा हरियाणा में किया गया। हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहां किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन यह किया गया नई दिल्ली में। इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत को चुना गया है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है युविका, यह इसरो द्वारा स्टार्ट किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। और तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन समारोह को संबोधित किसने किया? देखिए 2 होते हैं, एक उद्घाटन समारोह है, एक समापन समारोह है। तो उद्घाटन समारोह को संबोधित किया खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, और समापन समारोह को संबोधित किया है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने। दोनों याद रखेगा, दोनों अच्छा सवाल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों दिल्ली में, वहां 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था, दिल्ली में किया गया था। और राज्य मंत्री दोस्तों कैलाश नाथ जी, याद रखेगा कैलाश नाथ चौधरी, उन्होंने दोस्तों इसका इनॉग्रेशन किया। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां किया जा रहा है? तो कर्नाटक में ही किया जा रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जा रहा है दोस्तों यह सम्मेलन, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन जो चल रहा है। तो इसको याद रखेगा, ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगला देख लेते हैं। हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर दोस्तों किसने लॉन्च किया?
फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? आखिरी टाइम मुझे याद है दोस्तों, आपकी परीक्षा में एक सवाल आया था सुपेश। जी हाँ दोस्तों, सुपेश नाम का एक एप्लीकेशन आया था दोस्तों, और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक एप्लीकेशन था। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया था, तो उसी तर्ज पे मुझे याद है, और ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फास्टर एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया दोस्तों, ये इसको लॉन्च किया है एनवी रमन्ना, जो कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जी हाँ दोस्तों, CJI हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। इस मौके पर DY चंद्रचूड़ वगैरह भी जो महत्वपूर्ण जजों की श्रेणी में आते दोस्तों, वो भी लोग मौजूद थे। कि फास्टर नाम का एप्लीकेशन आया। अच्छा, फास्टर एप्लीकेशन करेगा क्या दोस्तों? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट से कहीं पर किसी को स्टे दिया जाता है, किसी अधिकारी को कोई चीज सौंपा जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाता है, तो वो करना काफी आसान हो पाएगा इस फास्टर एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि इस फास्टर एप्लीकेशन का फुल फॉर्म ही कुछ ऐसा है। क्या है दोस्तों? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ही यही दोस्तों, तो इसको भी याद रखेगा। ये आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेगा, बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित जब कोई एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च होता है तो सवाल टेक्नोलॉजी का बनता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि करंट अफेयर में अंतिम सवाल टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहला सवाल याद रखिएगा दोस्तों, फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने दोस्तों लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये कहां स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में। सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये बनाने जा रही है माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप विकसित किया है? तो जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसी ने विकसित किया है। ठीक है, हाल ही में किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा, एनोनिमस हैकर ग्रुप जो था दोस्तों, उसने साइबर वार का घोषणा किया था रूस के खिलाफ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित किया दोस्तों? तो ये नई सामग्री IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया, जबकि छोटा बैक्टीरियो से लड़ने के लिए पौधों में एक नई दोस्तों चीज विकसित किया है, वो IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया था, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण की लिए दोस्तों कदम बढ़ाया है? तो याद रखिएगा, ये है वेदांता ग्रुप। हाल ही में इसी वेदांता ग्रुप ने दोस्तों एक नए तेल क्षेत्र की खोज किया है बाड़मेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को दोस्तों अभी लाया है, जिसका नाम है परम गंगा। याद रखेगा, परम गंगा। किस IIT द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी पेश किया गया? तो यह IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा लाया गया। हाल ही में किस देश ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया है? तो यह देश है भारत। इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी चलने जा रही है? रेलगाड़ी चलने जा रही है दोस्तों, किस देश के मध्य? तो अभी आपको पता होगा दोस्तों, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, जो PM हैं, शेर बहादुर देउबा, वो भारत की यात्रा पर हैं। शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भारत की यात्रा पर है दोस्तों, भारत यात्रा पर हैं। और दिल्ली से ही दोस्तों मोदी जी और शेर बहादुर देउबा ये क्या करने वाले हैं? एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिहार में एक जगह है दोस्तों, जयनगर। बिहार में कौन सा जगह है? जयनगर को ट्रेन रेलवे लाइन से दोस्तों जोड़ा जाएगा। ठीक है, रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। कहां पर? तो नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कुर्था। क्या नाम है दोस्तों? कुर्था। इस जयनगर को कुर्था से जोड़ने वाला है दोस्तों, और इसके लिए बातचीत हो चुकी है। तो याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में एक क्या चलने वाली, एक नई रेलवे लाइन दोस्तों स्टार्ट होने वाली है। याद रखिएगा, इस रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो कुल 35.5 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। हाँ, जो भी लोग भारत से नेपाल जाना चाहते हैं वो फोटो वाला प्रमाण पत्र भी रखना होगा, या फिर जो नेपाल में भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से कोई जारी आइडेंटिटी कार्ड हो, वो आपको लेके जाना पड़ेगा, और तब आप नेपाल की यात्रा
कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसी तरह नेपाल के लिए दोस्तों बनारस से एक स्पेशल बस भी मोदी जी ने चलाया था, जो डायरेक्ट जो है नेपाल जाएगी। ठीक है, उसको भी आपने सुना होगा। यही सारी बातें दोस्तों यहाँ दिया गया है। एक मिनट यहाँ थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, 34.5 किलोमीटर है, 35.5 मैंने लिखा है यहाँ पर, 34.5 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, 0.5 ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 35 आप इसे बोल सकते हैं, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इसको पढ़ लीजिए, बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी गई हैं, लिखी गई हैं। चलिए हम चलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, भारत और किस देश के बीच में एक नई रेलवे लाइन सेवा स्टार्ट किया गया? तो नेपाल के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इस समय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी में मौजूद थे और असम और मेघालय के बीच में कुल 12 क्षेत्रों को लेकर के जो है सीमा विवाद चल रहा था, जिसमें से 6 क्षेत्रों के सीमा विवाद को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा दिया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। राज्य अगर आपस में लड़ाई करेंगे तो कैसे देश का विकास होगा? बताइए कैसे विकास होगा? घर में लड़ाई चलती रहेगी, क्या वो घर कभी विकसित हो पाएगा? सवाल ही नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले हमें घर की लड़ाई को दूर करना होगा, तब जाकर हम वैश्विक पटल पर अपना नाम रोशन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा WHO और भारत सरकार ने किस स्थान पर पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलकर के गुजरात के जामनगर में दोस्तों एक वैश्विक केंद्र बनाने जा रहे हैं। याद रखेगा, पारंपरिक चिकित्सा को विकसित करने के लिए, जो हमारे पुराने चिकित्सा के तरीके थे, आयुर्वेद वगैरह हो गए, योग हो गए, उनके आधार पर दोस्तों इसको विकसित किया जा रहा है। इसको भी याद रखेगा। हाल ही में मोदी जी ने कहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया है? तो याद रखेगा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का जो भवन उद्घाटन किया गया ये गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर राजधानी है दोस्तों गुजरात की। याद रखेगा, मोदी जी ने यही इनॉग्रेशन किया है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये पिछला वाला सवाल वही जामनगर वाला, याद रखेगा। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखेगा, कुल 145 अरबपतियों के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। कितने अरबपति भारत में है? 145 अरबपति। करा किस राज्य सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, या आप कहें वहां पर अफस्पा लगा दिया गया दोस्तों, और यह लगाया गया असम राज्य में। इसके पहले नागालैंड में लगाया गया था, अभी असम लगाया गया। किसने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह सम्मान वापस लिया है। ठीक है, ये सभी सवाल आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये सभी दिए गए हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है। फिर से आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आइए इस बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच को ज्वाइन करने पर ही दोस्तों आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। विश्वास कीजिए, बहुत गजब का बैच है दोस्तों। एक बार हिंदी पढ़ेंगे, दोबारा आपको कभी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको इस तरीके से पढ़ाया गया, बहुत ही जबरदस्त बैच है। कभी आपने इसको, मैं तो कहता हूं आप ऑफलाइन से कंपेयर करो, जहां से कंपेयर कर सकते हो वहां से कंपेयर करो। इससे शानदार क्लास आपको नहीं मिलने वाला। आपकी कमजोरी है ना कि आप ना कम प्राइस को देख करके क्लास ज्वाइन करते हो। सर वो तो 500 में, मतलब मेरे पास कई बच्चों का फोन आया, सर वहां तो हिंदी 500 में पढ़ा रहे हैं, सर वहां तो हिंदी 700 में पढ़ा रहे हैं। भाई वहां जैसा पढ़ा रहा है मुझे वैसा नहीं पढ़ाना है। वहां ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि आपको 10 बार हिंदी पढ़ना पड़ेगा। यहां मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको जीरो से लेवल, अगर आपको क भी नहीं आता ना, हिंदी में क भी नहीं आता, तो वहां से मैंने शुरुआत किया है और एकदम अंत तक आपको ले गया हूं, वहां तक ले गया हूं जहां पर हिंदी एकदम पूरी तरह से कंपटीशन एग्जाम के लिए समाप्त हो जाती है। PhD के लिए नहीं, कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों हिंदी जहां समाप्त हो जाती है, मैं आपका साथ वहां तक लेके गया हूं। आप कल्पना करो दोस्तों, यहां पे 150 लेक्चर जो मैं तैयार कर रहा हूं दोस्तों, ये 150 लेक्चर कोई आम बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों कम से कम 30 लेक्चर का मैं आपको और अलग से सेट तैयार कर रहा हूं, एकदम स्पेशल क्वेश्चन का, कि जहां मतलब आप लोग 1000 बार गलतियां करते हैं, उनके लिए अलग 30 वीडियो बना रहा हूं। ये 150 लेक्चर आपके कंटेंट पर, अगर ये 150 लेक्चर बनाया जाए हिंदी विषय में, आप सोचो 150 लेक्चर में लोग क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख लेना उठा करके, ठीक है। और यहां आप देखो एक एक सब्जेक्ट में इतनी क्लासेस दिया जाता है, तो इतना डिटेल में लेके चल रहा हूं कि फिर दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। मैं ऐसा नहीं यार कि बार बार आपसे पैसे खर्च कराऊं, नहीं। तो प्लीज यार, और जो भी चीजें आप देते हैं ना, हमें जो फीस पेमेंट करते हैं उसमें GST इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट को तुरंत GST जाती है, और आपको पता है कि 18% की GST जानी ही जानी है। ठीक है, वीडियो क्लासेस के ऊपर 18% की GST जाती है। आप देख लेना कि आपकी प्राइस क्या पड़ी। मुझे 10 रुपए लेक्चर की बचत भी नहीं होती, 10 रुपए लेक्चर भी मेरे लिए नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोस्तों तमाम खर्चे हैं, जो सर्वर का खर्च है, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखेंगे 10 रुपए लेक्चर भी आपको नहीं पड़ता है।
तो यार थोड़ा सा तो आप साथ दो, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, लेखपाल हो गया, सारी क्लासेस चल रही हैं। अब तो दोस्तों किताबें भी आ गई। कई दिन से मैं आपसे कह रहा था कि देखो लेखपाल की किताबें आ चुकी हैं, वीडियो की किताब भी दोस्तों आज हमारे हाथ में आ चुकी है। आगे कुछ दिनों बाद मैं ऐसे आपको सुपर टेट की किताबें भी दिखा दूंगा। तो थोड़ा मेहनत लगता है लिखने में, लेकिन बड़ा मजा भी आ रहा है लिखने में। किताब लिखने का मजा ही अलग है। एक बार उठा के पढ़ो किताब को, आपको खुद लगेगा कि हाँ सर जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई ने नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है दोस्तों। वो नए विरासत स्थल दोस्तों कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो अभी हाल ही में जीएसआई ने 2 नए विरासत स्थलों की पहचान किया है, जिसमें पहला है शिवालिक जीवाश्म उद्यान, जो कहां है दोस्तों, जो आपके हिमाचल वाले सेक्टर में पड़ेगा, हिमाचल सेक्टर में पड़ेगा। और बक्सा फॉर्मेशन चूना पत्थर, ये आपके सिक्किम में पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेमोलाइट बेरिंग डोलोमाइट जो दोस्तों ये इसी का एक रूप है, ठीक है, याद रखेगा। बक्सा फॉर्मेशन चूना पत्थर का ही दोस्तों एक रूप है, ये कोई तीसरा नाम नहीं है। इसको अथवा करके आप लिख सकते हैं दोस्तों, अथवा, चाहे आप ए लिखो चाहे आप लिखो एक ही बात है, इसलिए आप यहां पर 1 और 2 सही कर सकते हैं, 1 और 2 सही कर सकते हैं। तीसरा भी सही है, लेकिन क्योंकि तीसरा इसी का उपनाम है तो इसको भी आप याद रखेगा। परीक्षा में हो सकता है कि बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर दे, या हो सकता है स्ट्रेमेटोलाइट बेरिंग डोलोमाइट दे दे। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पता नहीं क्या दे दिया था अंग्रेजी में, हमको समझ नहीं है, ऐसा आपको नहीं कहना दोस्तों। याद रखेगा यहां पर सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। लिखा भी है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान किया है। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और स्ट्रेमेटोलाइट बेरिंग डोलोमाइट या बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर जो कि सिक्किम में है, इनकी पहचान की गई। और इसी के साथ भारत में कुल 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो चुके हैं। याद रखेगा, जो आप यूनेस्को वाला साइट पढ़ते हैं वो अलग है और ये वाली साइट अलग है, ठीक है, सब अलग अलग है, ठीक है। ये भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की बात करा दोस्तों, इनकी संख्या 34 हो चुकी है, पहले 32 थी। अब इन 2 के आने के बाद दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो गई है, 34 हो गई है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आर्ट एंड कल्चर के सवाल एक बार फिर से रीड करिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहला ही हो गया दोस्तों, जीएसआई ने किन 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। तो पहला शिवालिक जीवाश्म उद्यान है, दूसरा बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर हैं। करा हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। तो मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज जो है दोस्तों, इसे चुना गया। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, जिसे जिंकिंग ब्रिज के नाम से जानते हैं, इसका चुनाव किया गया। हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया था, नई दिल्ली में, वही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान में, ठीक है। करा जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए आदि बाजार का उद्घाटन कहां पे किया गया। तो आदि बाजार का उद्घाटन जहां पर दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, वहां पर दोस्तों एक केवड़िया नामक स्थान है, रेलवे स्टेशन, तो उसका नाम बदल गया, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसी केवड़िया में दोस्तों इस आदि महोत्सव का आदि बाजार की शुरुआत किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भगोरिया महोत्सव मनाया जा रहा है। तो याद रखेगा, भील जनजातियों के द्वारा खास करके महोत्सव मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में रहती हैं। मध्य प्रदेश में भील हो गई, अगरिया, सहरिया, ये जनजाति भी महोत्सव में हिस्सा लेती हैं, याद रखेगा। करा किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया। तो ये झरोखा कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों 2 मंत्रालय ने मिलकर किया है, एक संस्कृति मंत्रालय ने, एक कपड़ा मंत्रालय ने। दोनों याद रखेगा, दोनों अच्छा सवाल है। खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये खजुराहो का मंदिर दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में, तो महोत्सव भी आपके एमपी में हुआ है। किस राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार ने 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो मेदाराम जतारा महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां पर, तेलंगाना में। हाल ही में मरु महोत्सव या मारू महोत्सव ये राजस्थान के जैसलमेर में मनाया गया दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला लिख रहा है, आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दोस्तों गेंदबाज कौन बन गए। देखिए तो हमेशा डेटा चेंज होते रहता है, ठीक है। अभी जस्ट 1 विकेट से दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, मलिंगा का। किसने रिकॉर्ड तोड़ा दोस्तों, तो याद रखेगा ड्वाइन ब्रावो ने रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से मैच खेलते हैं दोस्तों, इसको याद रखेगा। और ये रिकॉर्ड उन्होंने किसको आउट करके तोड़ा दोस्तों, किसका विकेट लिया, किसका विकेट लिया। तो याद रखेगा, दीपक हुड्डा का नाम सुना होगा। दीपक हुड्डा इस बार के बड़े चर्चित प्लेयर हैं दोस्तों, दीपक हुड्डा, जो कि लखनऊ LSG लखनऊ सुपर जॉयंट्स, जो कि उत्तर प्रदेश की नई टीम गई हुई दोस्तों, इसके साथ
खेल रहे हैं दोस्तों, याद रखेगा। तो कुल 171वां विकेट था ड्रॉन ब्रावो का और 170 विकेट पहले मलिंगा ले चुके थे। इसके अलावा अमित मिश्रा, पीयूष चावला ये लोग भी आईपीएल में कई सारे विकेट ले चुके हैं। तो यहां पर ड्रॉन ब्रावो याद रखेगा, आने वाले समय में हो सकता है कि इनको पीछे करके कोई और आगे चला जाए। तो अभी तक के लिए तो दोस्तों याद रख सकते हैं कि 153 मैच में 171 विकेट इन्होंने ले लिया। 170 का रिकॉर्ड ड्रॉन ब्रावो का था, सॉरी उनका था, मलिंगा का था। मलिंगा का एक विकेट आगे कर लिया इन्होंने, तो रिकॉर्ड बन गया। मलिंगा का जो रिकॉर्ड था दोस्तों 122 मैच में 170 विकेट लेने का था, जबकि इनका 153 मैच में 171 विकेट लेने का है। तो ये भी याद रखेगा। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, मलिंगा के अलावा अमित मिश्रा ऐसे खिलाड़ी हैं जो 166 विकेट ले चुके हैं, पीयूष चावला 157 विकेट ले चुके हैं और हरभजन सिंह भी 150 विकेट ले चुके हैं आईपीएल में, यह भी याद रखेगा। तो ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं। इसी तरह के सवाल देखिए घूम फिर करके आते हैं आपके सामने परीक्षा में। चलिए स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, अच्छा ये तो यहां पे था ना 171 विकेट की बात हो रही थी। अभी दोस्तों भारतीय महिला टीम में आपने नाम सुना होगा झूलन गोस्वामी का। किसका नाम सुना होगा? झूलन गोस्वामी का नाम सुना होगा। झूलन गोस्वामी ने दोस्तों 250 विकेट का रिकॉर्ड बनाया। कितना? 250 विकेट का रिकॉर्ड बनाया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। इनका तो फिर भी मान लो 171 विकेट है, यहां 250 विकेट का दोस्तों रिकॉर्ड कायम किया झूलन गोस्वामी ने। यह भी तो आपको याद रखने लायक है। हाल ही में किस क्षेत्र में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण दोस्तों जीत लिया है? तो भारत ने जीता है बांग्लादेश को पीछे करके। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स दोस्तों ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, जबकि इसके पहले बहरीन ग्रांड प्रिक्स हुआ था, उससे चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। किसने जीता था? चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। इसके अलावा सैयद मोदी इंटरनेशनल वाला खिताब भी पीवी सिंधु ने ही जीता है। दोनों याद रखेगा। हाल ही में F1 बहरीन बता दिया आपको, चार्ल्स लेक्लर का नाम। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। जर्मन ओपन बैडमिंटन का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। वही लक्ष्य सेन है जिन्होंने लोकिन यू को हराया था। ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की नाम है। क्या नाम है? प्रियंका नुटक्की। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप दोस्तों न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला बन गई है दोस्तों। कौन? याद रखेगा, मिताली राज, जो कि भारतीय महिला टीम की कप्तान है। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला बन गई हैं। आईएसएफ विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इसको भी याद रखेगा। 73वें स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये सभी आपके लिए अच्छे सवाल हैं, जरा ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सही सुमेलित करिए दोस्तों। दिवस से संबंधित सवाल है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना वैसे तो हुई थी 1935 में, बट इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों अगर किया जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको पता होगा इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, तो याद रखेगा 1 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस दोस्तों, उत्कल दिवस याद रखेगा, ये उड़ीसा की बात कर रहा है। ठीक है, उड़ीसा ने अपना अभी दिवस मनाया दोस्तों, तो उत्कल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 1 अप्रैल का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इसको ले लीजिए। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चाहे यहां कर लीजिए चाहे बी पे कर लीजिए। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी दोस्तों 2 तारीख को मनाया जाता है। एक तरह का रोग है दोस्तों ऑटिज्म, ठीक है, उसी से जागरूकता के लिए यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी दोस्तों ये मनाया जाता है 31 मार्च को। तो एक बार मैचिंग कराइए, क्या बनेगा दोस्तों? पहले का ए बन जाएगा, दूसरे का मैंने ई कर लिया, ठीक है, तीसरे का हम सी भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, चलिए सी बी कुछ भी हो सकता है। चौथे का हम सी बी, मतलब चाहे बी सी करिए चाहे सी बी करिए, एक ही बात है। और 5वें का डी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ई सी बी डी, ए ई सी बी डी यानी ऑप्शन नंबर 4 है। इसको अगर चेंज रहता तो भी सही रहता, क्योंकि डेट मैच करना चाहिए आपका। तो इसको भी याद रखेगा। समझ में आ गया आपको बात? अब दिवस से संबंधित जो बातें हैं कि भाई किसके बारे में लिखा है? अच्छा, उत्कल दिवस के बारे में। उड़ीसा दिवस 1 तारीख को क्यों मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को दोस्तों यह उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था, तभी यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान संशोधन पेश किया। 113वां संविधान संशोधक मार्च 2011 में इसका नाम बदल करके उड़ीसा कर लिया गया। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़िएगा और याद रखेगा। मैं तो सब कुछ बता ही चुका हूं। कौन सा बैंक सिटी बैंक का दोस्तों अधिग्रहण करने जा रहा है? तो याद रखेगा सिटी बैंक जो है दोस्तों, इसका
अधिग्रहण करने चल रहा है दोस्तों एक्सिस बैंक। कौन करने जा रहा है? एक्सिस बैंक इसका अधिग्रहण करने जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों आईसीआई बैंक के एमडी के बारे में, जिनका नाम था संदीप बख्शी। क्या नाम था दोस्तों? संदीप बख्शी। आपको याद होगा हाल ही में इनको दोस्तों एक अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड था दोस्तों। ये वही बैंक है जिसने नेटवर्थ को दोगुना कर दिया था। मैंने बताया था ना, नेटवर्थ को दोगुना कर दिया था, तो याद रखेगा इनको अवार्ड मिला था। बाकी एचडीएफसी बैंक को सबसे उत्कृष्ट बैंक का दर्जा दिया गया था, सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया था, यह भी याद रखेगा। एशिया मैंने दिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है। यहां आपका सवाल है कि सिटी बैंक का अधिग्रहण कौन कर रहा है? तो एक्सिस बैंक कर रहा है, ठीक है। एक्सिस बैंक सिटी बैंक का अधिग्रहण कर रहा है, वो भी कितने में? 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देकर दोस्तों ये डायरेक्ट सिटी बैंक को अधिग्रहित करने चल रहा है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, यहां बहुत सारी बातें दी गई उसी से संबंधित, आप पढ़िए। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों अच्छे पॉइंट पर कि बैंकिंग से जुड़े कौन कौन से पॉइंट हैं जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, जरा उन पर ध्यान दीजिए। तो किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ ईयर के रूप में भी चुना गया दोस्तों? तो याद रखेगा हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था एशियन बैंक ऑफ द ईयर के रूप में एक्सिस बैंक को चुना गया था। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसी एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज में वित्त वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया, ये जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया। हाल ही में किस बैंक ने 17वें आईबीए के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग पुरस्कार जीता है? बैंकिंग पुरस्कार, वो डिजी धन वगैरह वाला पुरस्कार, ये कर्नाटक बैंक ने जीता था। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई ने किस बैंक को डीएक्स 2021 पुरस्कार दिया है? तो ये भी कर्नाटक बैंक ने जीता है। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट प्रणाली के तहत दोस्तों आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो यह एक्सिस बैंक ने जीता है। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बना है, याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने का अधिकार दोस्तों अभी आरबीआई ने किसे दिया? तो यह दिया आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को, ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक एक स्मॉल बैंक था, ठीक है, याद रखेगा। दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया? तो सीएसबी बैंक को। याद रखिए जो भी एजेंसी बैंक का दर्जा जिन्हें भी दिया जाता है वो भारत सरकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें एजेंसी बैंक भी कहा जाता है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया? बताई दिया आपको, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा ने हासिल किया। सबसे ज्यादा पीएम जनधन खाते ये आपके बिहार में है और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आएगा, तो इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। इसी के साथ दोस्तों आज का आखिरी सवाल लिख रहा, हाल ही में चर्चा में रहा वर्डिका क्या है? वर्डिका क्या है दोस्तों? लिख रहा है स्याही निर्माण इकाई है, सुपरसोनिक मिसाइल निर्माण इकाई है, हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है, या इसरो और नासा का कोई संयुक्त मिशन है? तो याद रखेगा जो वर्डिका है ये आरबीआई के स्याही निर्माण इकाई के रूप में दोस्तों इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है आरबीआई जिन नोटों का निर्माण करती है, ठीक है, उन नोटों में स्पेशल स्याही यूज किया जाता है, कोई मार्केट की स्याही नहीं है, उनके लिए स्पेशल स्याही बनती है और वो स्याही इस वर्डिका के द्वारा बनाया जाएगा। देखिए लिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यानी नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूर में एक स्याही निर्माण कंपनी का जो आधारशिला रखा है, इसकी स्थापना किया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। इस नई स्याही निर्माण इकाई की क्षमता कितनी होगी? तो 1500 मीट्रिक टन होगी और इस नई इकाई की स्थापना से देश के बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया। पहली बार मेक इन इंडिया पहल से दोस्तों इसको शुरू किया गया है, यह भी याद रखेगा। चलिए राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर एक बार फिर से नजर डाल देते हैं, ठीक है। वर्डिका क्या है? यह आरबीआई की स्याही निर्माण कंपनी है, याद रखेगा। भारत और किस देश के मध्य भी नई रेलवे लाइन शुरुआत किया जा रहा है? तो जयनगर और कुर्था जो स्थानों नेपाल में है, तो भारत नेपाल के बीच में रेलवे लाइन शुरू किया जा रहा है। सीमा विवाद समझौता अभी असम और मेघालय राज्य के बीच में जो था सीमा विवाद वो समाप्त हुआ, ठीक है, इसको याद रखेगा। WHO और भारत सरकार मिलकर एक वैश्विक केंद्र बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कहां पर? जामनगर में, जामनगर गुजरात में है, ठीक है। मोदी जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का जो इनॉग्रेशन किया वो गांधीनगर में किया, ये गांधीनगर गुजरात में है। इसी गांधीनगर में दोस्तों इस बार 2022 में डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया जा रहा है, किया गया, ये भी आप याद रखेगा, फरवरी में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्थापना, वही जामनगर वाला सवाल है। नाइट फ्रैंक द्वारा जो रिपोर्ट आया दोस्तों उसमें
अरबपतियों के बढ़ने के मामले में भारत किस स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पर है। मतलब कि दुनिया में तीसरा स्थान भारत का, जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यहां अरबपतियों की कुल संख्या है 145। ठीक है, याद रखेगा। ये साइंस इनोवेशन हब कहां विकसित किया जा रहा है, तो दिल्ली में विकसित किया जा रहा है, इसे भी याद रखेगा। और किस राज्य में 6 महीने के लिए अफस्पा को बढ़ा दिया गया है, तो वह राज्य है असम राज्य। इसके पहले नागालैंड में अफस्पा को बढ़ाया गया था, तो अभी आप याद रखेगा। ये इस तरह से आज का इस सवालों का सिलसिला समाप्त होता है। फिर से कहता हूं दोस्तों, एक बार आप इन किताबों को परचेज करिए, चाहे वो वीडियो परीक्षा के लिए किताब हो दोस्तों, तो बाई 1 गेट 1 का ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, और किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना। इस किताब का जो प्रिंट रेट है, इस रेट से भी आपको छूट दिया गया है, और किताबें आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर किताब कैसे घर आएगी, अरे तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। ठीक है, ये किताब अगले 4 से 5 दिनों में, अधिकतम 5 दिनों में दोस्तों किताब आपके घर पे पहुंच जाएगी। और ऊपर से अच्छी बात यह है कि आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है, एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है। उस ट्रैकिंग आईडी के माध्यम से आप अपनी किताब को ट्रैक कर सकते हैं भाई, कि मेरी किताब कहां पहुंची है। ऐसा नहीं कि आपने पे कर दिया, किताब कहां है पता नहीं, कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किताब को ट्रैक कर सकते हैं, हाँ भाई मेरी किताब वहां से चली है तो कहां पहुंची है, किस रास्ते में है। ठीक है, और एकदम साफ सुथरा काम है दोस्तों। भारतीय डाक विभाग जो दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग इन किताबों को भेज रहे हैं, ताकि सबसे सिक्योर्ड पैनल है जो, और मजबूत पैनल है, वहां से दोस्तों सारी चीजें हो रही हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।